Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सो ये हमारे मैथ सिलेबस का चैप्टर नंबर 8 है और ये चैप्टर करने के बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह जाएगा विच इज चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स. और फिर हमारा टर्म 1 का मैथ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो इस चैप्टर को करने के बाद हमारा एक चैप्टर बाकी रह जाएगा. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कंप्लीट चैप्टर. सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. सो ये वीडियो देखने के बाद आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. So watch the video till the end and I also request you to share this with your friends. So friends, without wasting time, let's start our chapter. तो सबसे पहले हम बात करते हैं topics to be discussed. मतलब इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ बेसिक इंट्रोडक्शन. तो हम बेसिक पहले एक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो जैसा कि आपको पता होगा कि हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है विच इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. सो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे. कौन से स्पेसिफिक एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो देन वी विल डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. ये हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ेंगे. देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. और ये वाला जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में से हट चुका है, रिड्यूस हो चुका है, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे क्लासेस में भी हमें ये टॉपिक काम आएगा, इसीलिए वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक. हम इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. और फिर हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. सो कुछ आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उनको क्वेश्चंस में यूज करना है. ओके, सो अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो और हम साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी of relationships between the sides and angles of a triangle. तो एक ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो जब हम एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है. ट्रिग्नोमेट्री ये 3 वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्री. सो ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3. ठीक है, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट.
सो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है 3 वर्ड से, ट्राइगोनमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। अब 3 साइड्स कहां पर होती है? 3 साइड्स होती हैं एक ट्राइंगल में। तो एक ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप, इसको जब हम स्टडी करते हैं दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का लिटरल मीनिंग भी बता दिया। इट इज मेड अप ऑफ ट्राइगोनमेट्री विच मीन्स 3 साइड्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल्स के बारे में बात करते हैं, और ट्राइंगल्स में भी स्पेसिफिकली हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप इतना सभी को पता होगा। सो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल्स और उसकी साइड्स का रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है? ये जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, है ना। अगर आपने ट्राइंगल्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है विच इज चैप्टर नंबर 6, तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, सो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो स्लैंट होता है, ये जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, और ये जो नीचे वाली जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो सीधी होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन अब जब हम ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हर एक एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर है या जो बेस है वो अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ कि अगर मान लो हम इस एंगल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो इस एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा और जो बेस होगा वो अलग होगा। और अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर और बेस होगा वो अलग होगा। मतलब जब हम एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस इन सब की बात कर रहे हैं तो इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। मतलब हम ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, या ये वाली साइड बेस है, या फिर ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है? ये हम कैसे बताएंगे? इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द एंगल वी आर टॉकिंग अबाउट। हर एक एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बता दिया। पूरे चैप्टर में आपको इसका ध्यान रखना है कि एंगल के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, सो अब देखो, अगर मान लो मैं इस ए एंगल के बारे में बात कर रही हूँ, सो दिस एंगल ए, इस एंगल के लिए जो इसकी साइड अपोजिट है, मतलब जो इसके सामने वाली साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, किसी भी एंगल की जो सामने वाली साइड होगी वो होती है उसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और उस एंगल के एडजेसेंट, मतलब साथ में लगी हुई जो साइड होती है वो होती है बेस। ठीक है, और जो थर्ड साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है क्योंकि ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी, जो स्लैंट होगी, टेढ़ी होगी, वो होती है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो सभी एंगल्स के लिए फिक्स्ड है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। अब एंगल ए के लिए ये वाली साइड BC है परपेंडिकुलर और AB है बेस। और अगर मैं एंगल C की बात करूं, तो इस एंगल C के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर नहीं है। इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सी है? इसके सामने वाली साइड। सो एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है? ये। सो ये AB इसके लिए क्या है? परपेंडिकुलर। सो दिस इज द परपेंडिकुलर नाउ। तो अब ये एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है। और बेस कौन सी होती है? वो वाली साइड जो उस एंगल के साथ में लगी हुई है, जो उस एंगल के एडजेसेंट है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल C है ये इस साइड और इस साइड, इन दोनों साइड से मिलकर बना है। ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो हमें पता है कि ये हाइपोटेन्यूस है क्योंकि ये स्लैंट है, टेढ़ी है। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली साइड है जो इस एंगल C के बिल्कुल लगी हुई है, एडजेसेंट है, ये होती है बेस। ठीक है, सो अब ये होगी बेस। सो इस एंगल C के लिए AB है परपेंडिकुलर
और BC है बेस। लेकिन अगर हम एंगल ए की बात करें तो इस एंगल ए के लिए BC है परपेंडिकुलर और AB है बेस। क्योंकि अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इस एंगल ए के सामने वाली साइड है ये, मतलब ये होगी इसके लिए परपेंडिकुलर, और इस एंगल ए के साथ में लगी हुई एडजेसेंट वाली कौन सी साइड है, AB, मतलब ये होगी बेस एंगल ए के लिए। लेकिन अगर हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के बिल्कुल सामने वाली साइड है AB, तो एंगल सी के लिए AB है परपेंडिकुलर, और एंगल सी के लिए बेस कौन सी है, ये वाली साइड BC, क्योंकि इसके साथ में लगी हुई है, एडजेसेंट है। ठीक है, और जो सबसे लंबी साइड है, जो स्लैंट है, मतलब जो टेढ़ी वाली साइड है, वो होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस सभी एंगल्स के लिए फिक्स रहती है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं हर एक एंगल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि जब भी हम एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, कौन सी हाइपोटेनियस है। तो ये हमें पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और जो बेस होगी वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस सभी एंगल्स के लिए फिक्स है, बिकॉज हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, और ये होती है स्लैंट होती है, टेढ़ी होती है। लेकिन हर एक एंगल के लिए बेस और परपेंडिकुलर अलग होते हैं। ओके, परपेंडिकुलर वो साइड होती है जो एंगल के सामने हो, सो एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और उस एंगल के एडजेसेंट वाली साइड होती है बेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड परपेंडिकुलर होती है, कौन सी बेस होती है। सो एक एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाली साइड होती है बेस। ठीक है, सो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर ली कि कब कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेनियस है। ठीक है, सो ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, दैट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट आर द साइड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. Now let's move on towards the next topic of our chapter, which is trigonometric ratios. So friends, now let's discuss about our topic, which is trigonometric ratios. तो अब हम trigonometric ratios के बारे में बात करेंगे. तो trigonometric ratios होते क्या हैं? देखो, अभी हमने पढ़ा था कि एक जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है. ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ABC. ठीक है, सो एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, दैट इज नोन एज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो जो सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के ही चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मतलब हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में. सो ये जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, जो स्लैंट वाली ये जो साइड होती है, ये होती है हाइपोटेनियस. हाइपोटेनियस को नॉर्मली हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, और मान लो जो बेस और परपेंडिकुलर है उनको हम एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो मान लो अगर मैं एंगल C के बारे में बात कर रही हूँ तो इस एंगल C के लिए ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और ये वाली साइड होगी बेस. ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि किसी भी ट्राइंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, इसको हम कैसे जज करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में उसके हम परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे. ठीक है, सो एंगल की जो बिल्कुल सामने वाली साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर, और उस एंगल के एडजेसेंट जो लगी हुई साइड होती है दैट इज बेस, और जो सबसे लंबी वाली साइड है दैट इज हाइपोटेनियस. ठीक है, सो परपेंडिकुलर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइपोटेनियस को H से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? देखो, अगर मान लो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं किसी भी दो साइड्स का रेशियो बना दूं, ठीक है, किसी भी दो साइड्स का, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो लिख दूं. मान लो मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दूं, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये एक रेशियो बन गया मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस का. मान लो मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो बना दूं. ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड्स हैं उनका मैं रेशियो बना रही हूँ. ठीक है, किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो बना रही हूँ. सो ये तो हो गए साइड्स के रेशियो. अब अगर इन साइड्स के रेशियो को मैं कोई पर्टिकुलर नाम दे दूं, कोई इनको मैं पर्टिकुलर नाम दे दूं कि जो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा उसको हम इस नाम से बुलाएंगे. ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको हम इस नाम से बुलाएंगे.
तो अगर मैं साइड्स के रेशो को कोई पर्टिकुलर नाम दे दूं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स के अगर मैंने रेशियो लिख दिए, ठीक है, मान लो मैंने परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बना दिया, हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो बना दिया, किन्हीं भी 2 साइड्स का रेशियो बना दिया, और उन दोनों साइड्स के रेशियो को मैं कोई पर्टिकुलर नेम दे दूं, कोई पर्टिकुलर नाम दे दूं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, वेरी सिंपल। आई होप इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो गया कि साइड्स के रेशियो को, ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनके रेशियो को अगर हम कोई पर्टिकुलर नेम दे दें, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट देम। सो मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं। ठीक है, सो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब आपको ये नेम थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे। साइन थीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है? थीटा होता है, थीटा एक ग्रीक लेटर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, थीटा, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, थीटा। ठीक है, और ये थीटा क्या है? ये एक ग्रीक लेटर है। ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है। जैसे वेरिएबल्स होते हैं ना बहुत सारे, जैसे हम पाई लिखते हैं 2 पाई आर, पाई लिखते हैं हम 2 पाई आर, क्या है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला। तो पाई भी क्या है? ये भी एक वेरिएबल है। ऐसे ही थीटा है, थीटा क्या है? ये एक वेरिएबल है। और थीटा हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर एंगल ए है और हमें नहीं पता कि उस एंगल ए की क्या मेजरमेंट है, वो 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, हमें नहीं पता, तो हम उस पर्टिकुलर एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसा कोई भी एंगल है जिसके बारे में हम नहीं जानते, अननोन है, तो उस एंगल को हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम दे दिया विच इज थीटा। ठीक है, सो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इट इज जस्ट अ नेम गिवन टू द एंगल्स दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा एक ये हमारा पहला रेशो है। अब साइन थीटा क्या है? साइन थीटा इज p/h, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। मैंने आपको बता दिया था परपेंडिकुलर को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपोटेन्यूस को हम h से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को हम b से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस सीधा ये नहीं लिखेंगे, हम परपेंडिकुलर की जगह p लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस की जगह h लिखेंगे, बेस की जगह b लिखेंगे। ठीक है, सो p/h मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशो होगा दैट विल बी नोन एज साइन थीटा। तो हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, हमने इसको एक नेम दे दिया कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, और अगर मान लो मैं एंगल C की बात कर रही हूँ, सो इस एंगल C के लिए वेट अ मिनट, सो इस एंगल C के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है ना। तो अब मान लो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का अगर मैं रेशो निकालूं, इनका मैं रेशो निकालूं, तो इसको मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विच इज साइन थीटा। और साइन थीटा है क्या? इट इज p/h, मतलब एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशो होगा दैट विल बी नोन एज साइन थीटा। ठीक है, सो एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस ट्राइंगल, नेम दे देते हैं इसको ABC, A, B एंड C। ठीक है, सो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं एंगल C की बात कर रही हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रही हूँ और मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे साइन C की वैल्यू निकालना है, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ तो थीटा की जगह मैं साइन C लिख दूंगी, क्योंकि थीटा क्या होता है? किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में मैं एंगल C की बात कर रही हूँ, इसलिए थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगी? C, क्योंकि यहाँ पर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ। ओके, सो अगर मान लो मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी है, साइन C क्या है? ये एंगल जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ।
सो अब इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड, ठीक है, AB विल बी द परपेंडिकुलर फॉर आवर एंगल C। बेस क्या होगा इस एंगल के लिए? ये वाली साइड BC। सो BC होगी बेस फॉर दिस एंगल C। और ये जो सबसे लंबी वाली साइड है, दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज। सो इसको हम H से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ। इस एंगल C के लिए ये वाली साइड AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस एंड AC इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी है और मुझे पता है कि जो साइन C है वो क्या होता है, किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है उसका जो रेशो आएगा, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो आएगा, दैट विल बी द साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं C एंगल की बात कर रही हूँ, तो साइन C की जो वैल्यू होगी वो मैं कैसे निकालूंगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है AB और ये ये हाइपोटेन्यूज है AC। मान लो हमारा परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लो कि ये जो परपेंडिकुलर है ये 2 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे क्या करना है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 सेंटीमीटर। सो 2/5। तो साइन C की वैल्यू कितनी है? 2/5। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे एंड we will take out the trigonometric ratio of any angle in the triangle। तो इस ट्राइंगल में मैंने एंगल C का साइन निकाल लिया। I have calculated sin C। ठीक है, साइन थीटा, थीटा क्या है? एंगल है, तो यहाँ पर मैं एंगल C की बात कर रही हूँ इसलिए थीटा की जगह मैंने C लिख दिया। तो साइन C, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? P/H होती है। P यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है? 2 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, 2/5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन C। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। किसी भी एंगल का जो साइन होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, अब सेकंड हम अगले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं विच इज कॉस थीटा। सो अब हम सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं विच इज कॉस थीटा। तो देखो cos थीटा ये हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और cos थीटा की वैल्यू होती है B/H। B क्या है? बेस। H क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा दैट विल बी द कॉस ऑफ दैट एंगल। मतलब किसी भी एंगल का आपको कॉस निकालना है, सो दैट विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B/H। सो cos थीटा इज द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मान लो हमारे पास ये ट्राइंगल है ABC और सेम मुझे एंगल C का cos निकालना है। आई हैव टू कैलकुलेट cos C। ठीक है, यहाँ पर थीटा की जगह मैं C लिख दूंगी क्योंकि मैं एंगल C की बात कर रही हूँ। अगर मेरे को cos A निकालना है तो थीटा की जगह मैं A लिख दूंगी क्योंकि मैं एंगल A की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल रहे हो थीटा की जगह आपको वो लिख देना है। अगर मैं एंगल A का cos निकाल रही हूँ तो मैं लिख दूंगी cos A। अगर मैं एंगल C का cos निकाल रही हूँ तो दैट विल बी cos C। ठीक है, और cos A cos C किसी भी एंगल का cos में कैसे निकालूंगी? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मान लो 3 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज मान लो 5 सेंटीमीटर है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर दो, बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है। बेस है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर, 3/5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos C। सो ये जो एंगल C है इसकी cos मैंने निकाल लिया, इसका cos C निकाल लिया मैंने विच इज 3/5। वेरी सिंपल, कुछ भी ऐसा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बस हम जब नाम सुनते हैं तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि cos थीटा क्या है, sin थीटा क्या है। कुछ भी नहीं है, दीज आर जस्ट द नेम गिवन टू द रेशियोज ऑफ द साइड्स। ठीक है, दीज आर जस्ट द नेम्स। सो आपको ये याद होना चाहिए कि cos थीटा होता है बेस बाय H। ठीक है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा होता है P/H, cos थीटा होता है B/H। सो ये आपको सारे रेशियोज याद होने चाहिए। अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। सो ऐसे ही ये हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan थीटा। किसी भी एंगल का हमें tan निकालना है, सो हाउ वी विल कैलकुलेट इट? P/B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर और बेस। सो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा दैट विल बी द tan थीटा, कि उस एंगल का tan। सो किसी भी एंगल की मुझे tan निकालना है किसी भी पर्टिकुलर एंगल का, सो दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस P बाय B। ये हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ऐसे ही अब ये हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिए। अब जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि जो ये बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये जस्ट इनके अपोजिट हैं, जस्ट इनके अपोजिट हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल इनका उल्टा कर देना है और आपके बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, ठीक है। टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा का उल्टा होता है टैन थीटा, ठीक है। तो ये जो बाकी के हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये इनके अपोजिट हैं। अपोजिट मतलब देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो P बाय H को जब आप अपोजिट करोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो H बाय P, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, ठीक है। वेरी सिंपल, बस हमें इसका रेसिप्रोकल करना है। साइन थीटा होता है P बाय H, इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो H बाय P, सो दैट विल बी द कोसेक थीटा, ठीक है। सो ये हमारा 4th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेक थीटा, और ये क्या है H बाय P, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा को अपोजिट कर दो कोसेक थीटा आ जाएगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दोगे कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा, ठीक है। ये जस्ट रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ठीक है, आया समझ। अब बाकी के 2 भी ऐसे ही हैं, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी ऐसे ही हैं, सेम। कॉस थीटा का उल्टा है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसको रेसिप्रोकल कर दो, H बाय B कर दो, तो H बाय B हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है सेक थीटा। सो जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा है और जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का उल्टा होगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे ही जो टैन थीटा है वो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। टैन थीटा होता है P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अपोजिट हैं। सो अगर आपको पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा, तो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट वाज नथिंग डिफिकल्ट, ठीक है। जस्ट आपको इनकी वैल्यूज पता होना चाहिए कि साइन थीटा होता है P बाय H, कॉस थीटा होता है B बाय H, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स हैं, किसी भी ट्रिक का आप यूज करो एंड यू कैन लर्न दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है इट इज ऑल्सो रिटन एज, जो टैन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कि टैन थीटा की जो वैल्यू होती है उसको हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो आपके पास टैन थीटा आ जाएगा। कैसे, देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P बाय H। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है B बाय H। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा है P बाय H, कॉस थीटा है B बाय H, तो P बाय H और B बाय H को डिवाइड कर दो, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कर दो और इनका रेसिप्रोकल कर दो, सो दिस विल बी इनटू H बाय B, है ना। जब आप P बाय H और B बाय H को, इन दोनों को साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो दिस विल बी P बाय H इनटू H बाय B। तो ये हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, क्या बचा आपके पास P और B, तो आपके पास आ गया P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P बाय B क्या है, tan थीटा की तो वैल्यू है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस ही आ रहा है, मतलब कि जो tan थीटा है इट इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। दीज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन
फास्ट सॉल्व करने हैं तो ये बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h, तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए। सो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यू कैन नोट देम डाउन इफ यू वांट। ठीक है, सो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ लिया। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, determine sin A and cos A, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है sin C और cos C। तो हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है, और उस ABC राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल है वो किस पर है, B पर है, ठीक है। और हमें दो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 में से 2 साइड्स का मेजरमेंट दे दिया है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, और सेकंड पार्ट में पूछा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और इसको हम नेम दे देते हैं ABC, A B और C, ठीक है। और राइट एंगल B पर है, ये है राइट एंगल, ठीक है। अब हमसे बोला है कि AB की लेंथ 24 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। BC कौन सी है, ये वाली साइड, इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो BC की लेंथ कितनी है, तो BC की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास बेस पता है हमें कितना है, 24 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर भी हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो सबसे पहले तो हम हाइपोटेन्यूज ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ये जो हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज होगा। सो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कब पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, कब नहीं होगी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स दे रखी हैं, थर्ड हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज ही कैलकुलेट करेंगे, फिर हम बाकी का काम करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है इट इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, सो ये एज इट इज रहेगा। बेस कितना है, 24, सो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो। सो h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, इट इज 24 इंटू 24, 9 8 4 6 576। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। सो 576 प्लस 49 कितना होता है, इट इज 625, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 625। सो हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब हमें h स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। सो जब हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। सो h की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 625, और 625 किसका रूट है, 25 का, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया 25। सो जो हाइपोटेन्यूज है, इस ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है इट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, जो सबसे बड़ी वाली साइड है, इट इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अभी आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। सो ये हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब आगे देखो, तो अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं और आपको वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि साइन थीटा
साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन निकालना है ना हमें, तो साइन निकालना है हमें एंगल ए का। तो हमें पता है कि किसी भी एंगल मतलब किसी भी थीटा का साइन कितना होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बस अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है P बाय एच, लेकिन हमें निकालना है साइन ए, मतलब यहाँ पे जो हमारा थीटा है इट इज ए, जो हमारा एंगल है जिसकी हम बात कर रहे हैं इट इज ए। ठीक है, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एंगल ए है, दिस इज द एंगल ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट साइन ए, थीटा की जगह हम ए लिख देंगे क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल ए। सो साइन ए विल बी P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है, तो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, इन सबको हम कैसे बताते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। अब इस एंगल के जो बिल्कुल सामने वाली साइड है वो होगी इसकी परपेंडिकुलर, तो इसके सामने वाली साइड है BC। ठीक है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर। सो एंगल ए के लिए BC जो है ये है परपेंडिकुलर, सो BC विल बी द परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, AC है। सो हाइपोटेन्यूज इज AC। अब इनमें बस वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, साइन ए की वैल्यू आ जाएगी BC बाय AC। BC की मेजरमेंट कितनी है, BC है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है, AC की मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर। सो ये आपका आंसर आ गया 7 बाय 25। 7 बाय 25 कैंसिल भी नहीं होंगे तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो साइन ए की जो वैल्यू है दैट इज 7 बाय 25। वेरी वेरी इजी, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको रेशियोज याद हैं तो आप क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द, ये फर्स्ट पार्ट में हमने साइन ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए की भी हम ऐसे ही निकालेंगे, हमें जो रेशियो है वो पता होना चाहिए। तो कॉस थीटा कितना होता है, हमने पढ़ा था कॉस थीटा कितना होता है, इट इज B बाय एच। B बाय एच मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम कॉस ए निकाल रहे हैं, मतलब जो थीटा है वो क्या है, ए है, मतलब हम एंगल ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कॉस ए निकालेंगे, थीटा की जगह हम ए लिख देंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए। सो कॉस ए हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, तो हम एंगल ए की बात कर रहे हैं और बेस क्या होता है, उस एंगल से जुड़ी हुई एडजेसेंट जो साइड होती है वो होती है बेस। एक तो साइड हाइपोटेन्यूज होगी, दूसरी वाली जो साइड में लगी हुई है वो होती है बेस। सो इस एंगल ए की ये वाली साइड लगी हुई है साइड में, तो दिस इज द बेस। तो एंगल ए के लिए ए बी क्या है, बेस है। सो ए बी विल बी द बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो सभी एंगल्स के लिए सेम है, तो ये AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सो कॉस A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB बाय AC। AB की लेंथ है 24 और AC की लेंथ कितनी है 25। सो 24 बाय 25 ये आपके कॉस A की वैल्यू आ गई। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। साइन A की वैल्यू हमने निकाल ली 7 बाय 25 और कॉस A की वैल्यू अभी हमने निकाल ली 24 बाय 25। वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या अलग दिया हमें, साइन C और कॉस C। तो यहाँ पर एंगल्स चेंज कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हम एंगल A की बात कर रहे थे, अब हम एंगल C की बात करेंगे। सो बस हमें एंगल चेंज हुआ है तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे और रेशियो अलग आएगा। ठीक है, सेम आपको वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, बस जो परपेंडिकुलर और बेस की जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी क्योंकि एंगल चेंज हो गया। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले साइन C निकालते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू अभी हमको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज P बाय एच। तो हम निकाल रहे हैं साइन C, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी C। तो अब हम एंगल A की नहीं एंगल C की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एंगल C की बात कर रहे हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। एक मिनट। ठीक है, सो नाउ वी आर
टॉकिंग अबाउट दिस एंगल सी, तो अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन सी की वैल्यू होगी P बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस एंगल सी के लिए जो सबसे इसके सामने वाली साइड होगी वो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल सी के सामने वाली साइड है AB, सो AB इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल C। ठीक है, सो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही रहेगा AC, सो AC इज द हाइपोटेनियस। अब बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो साइन C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास AB बाई AC। AB की लेंथ है 24 और AC की लेंथ है 25, सो दिस इज 24 बाय 25। तो ये आपके पास साइन C की वैल्यू आ गई। सो ये आपके साइन C की वैल्यू आ गई 24 बाय 25। बहुत बहुत इजी है, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद होने चाहिए। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। सो इसको नोट डाउन कर लो। So you can note it down. Now let's calculate the value of cos C. तो अब हम cos C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर हमें रिपीट करना है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, B बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हम निकाल रहे हैं cos C, तो थीटा की जगह हम लिख देंगे C। तो एंगल C के लिए तो cos C की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनियस। अब एंगल C के लिए बेस कौन सा होगा, बेस वो साइड होगी जो इसके एडजेसेंट है, जो इससे लगी हुई है। ठीक है, एक तो हाइपोटेनियस इससे लगी हुई है, दूसरी वाली जो एंगल C से जुड़ी हुई साइड है दैट विल बी द बेस। सो ये वाली साइड BC, BC विल बी द बेस फॉर एंगल C। सो BC इसके लिए बेस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, AC, सो दिस विल बी AC। तो cos C की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी BC बाय AC। BC की लेंथ है 7 सेंटीमीटर और AC की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 7 बाय 25। तो ये हमारे पास cos C की वैल्यू आ गई विच इज 7 बाय 25। ठीक है, सो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। सो cos C की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 बाय 25। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो फ्रेंड्स, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो गए हैं देन यू कैन easily solve all the questions. So now let's move on towards the next topic of our chapter, which is trigonometric ratios of some specific angles. So friends, now let's discuss about our topic, which is trigonometric ratios of some specific angles. अब हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे। तो कौन से स्पेसिफिक एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सो इन स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात करेंगे। मतलब कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अब ये जो थीटा है, थीटा किसके लिए होता है, थीटा को हम किसी भी एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एंगल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। दे आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब अगर हम थीटा की जगह 0 डिग्री हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू आएगी, थीटा की जगह जब 30 डिग्री हो तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग एंगल्स, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एंगल्स हैं जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें यूज करना पड़ेगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स बता दिए जिनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टेबल। तो ये टेबल हमें पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस टेबल। क्योंकि जब भी आप आगे अगली एक्सरसाइज में 8.2 में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 45 या साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आपको हर एक स्पेसिफिक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है। सो आपको ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये टेबल बनी कैसे है, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा। तो थीटा की जगह जब 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है,
थीटा की जगह जब 0 डिग्री होगा, जब हमारा एंगल 0 डिग्री होगा, तब साइन थीटा की, साइन 0 की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब ऐसे ही साइन थीटा में जब थीटा की जगह एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, तब साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। तो ये हमें वैल्यूज दी हुई हैं कि साइन 30 की वैल्यू ये आएगी, साइन 0 की वैल्यू ये आएगी, बस हमें इनको याद करना है। ओके, सो साइन 0 की वैल्यू आएगी 0, साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। ठीक है, और साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, थीटा की जगह जब हम अलग अलग एंगल्स पुट करेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या वैल्यूज आएंगी? ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारा साइन थीटा, हमने ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए। तो ये आपको अब याद होना चाहिए। तो अगर आपको साइन थीटा, अगर आपको ये लाइन अच्छे से याद होगी, तो ये बाकी की टेबल तो आप अपने आप ही बना सकते हो। ठीक है, बाकी की टेबल तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी, बस आपको ये साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये याद होने चाहिए। ठीक है, सो ये साइन थीटा हमने पढ़ लिया। अब कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की ये जो वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल्स की, ये आप कैसे याद करोगे? देखो, साइन थीटा की जो वैल्यूज थी ना, इनको उल्टा कर दो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो पहले 0 है, फिर 1/2 है, फिर 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है। तो अब ये साइन थीटा की जो वैल्यूज थी ना, इनको ऐसे घुमा के उल्टा करके लिख दो, तो वो हो जाएगी कॉस थीटा की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू 1 थी, लास्ट में 1 था। यहाँ पर कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू है 1, तो 1 सबसे पहले आ गया। ठीक है, अब साइन 60 √3/2 था, तो इसको यहाँ पर लिख दो, कॉस में √3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये साइन की जो वैल्यूज है इनको उल्टा करके कॉस में लिख दो, आपकी सारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 यहाँ लास्ट में था, तो ये यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ था, ये यहाँ सेकंड नंबर पे, 1/√3 तो यहीं रहेगा, ये भी यहीं रहेगा क्योंकि ये मिडल में है। ठीक है, 1/2 यहाँ था, ये 1/2 यहाँ आ गया, और ये 0 यहाँ स्टार्टिंग में था, 0 वहां पर लास्ट में है। ठीक है, तो साइन और कॉस थीटा की वैल्यू तो आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई है, तो कॉस थीटा की तो ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगी, क्योंकि साइन थीटा का रिवर्स, मतलब इसकी वैल्यूज को उल्टे ऑर्डर में लिख दो, आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आप ये नोटिस कर सकते हो कि साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं अलग अलग एंगल्स के लिए, वो 0 से 1 के बीच में ही है। ठीक है, तो साइन थीटा के लिए जो अलग अलग एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में ही लाई कर रही है। ठीक है, ऐसे ही कॉस थीटा के लिए भी जो डिफरेंट एंगल की जो वैल्यूज हैं वो भी 1 और 0 के बीच में ही लाई कर रही हैं। ठीक है, सो सारी वैल्यूज 1 और 0 के बीच में होंगी। ठीक है, सो साइन थीटा कॉस थीटा याद हो गया। अब टैन थीटा। तो देखो, टैन थीटा मैंने आपको बताया था, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है, यहां पर मैं आपको बता रही हूँ, टैन थीटा होता है, क्या बताया था मैंने आपको? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो आप अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करोगे आपके पास टैन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आप याद भी कर सकते हो, याद करना भी बहुत ईजी है टैन थीटा की वैल्यूज को। ठीक है, सो देखो, टैन 0 के लिए वैल्यू होती है 0, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, टैन 60 की वैल्यू होती है √3, और टैन 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोलो या फिर आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्फिनिटी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम नॉट डिफाइंड वर्ड ही यूज करेंगे। ठीक है, सो टैन 90 की जो वैल्यू है, टैन हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और थीटा की अगर 90 है तो वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसे ही ये टैन के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो ये हमारी टैन थीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमने 3
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो पढ़ लिए, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और बाकी हैं, लेकिन इनको हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे? ये हमें अपने आप ही याद हो जाएंगी, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। पढ़ा था हमने, है ना? तो अगर आप साइन थीटा की जो ये वैल्यूज हैं, अगर इनको रेसिप्रोकल कर दो, इनको उल्टा कर दो, तो आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही कॉस थीटा की ये जो वैल्यूज हैं, इनको उल्टा कर दो, इनको रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास सेक थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। और ऐसे ही टैन थीटा की जो ये वैल्यूज हैं, इनको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास कॉट थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है? सो बाकी की 3 तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के उल्टे हैं, अपोजिट हैं। ठीक है? तो देखो ये 3 तो हमने मान लो याद कर लिए। अब हमें कोसेक थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम? साइन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दो। सो 0 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे, उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है? तो 0 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि आप 0 को देखो, अगर आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे, मान लो आपके पास 0 है और उसके डिनोमिनेटर में मान लो आपने 1 लिख दिया, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आएगा 1/0, लेकिन डिनोमिनेटर में तो कभी 0 होता ही नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है? तो जब हम 0 का रेसिप्रोकल करते हैं उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो 0 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है? अब ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है। तो हमारे पास कोसेक थीटा की कोसेक 30 की वैल्यू आ गई 2। अब ऐसे ही 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास कोसेक थीटा की अगली वैल्यू आ गई। ऐसे ही √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास आ गया 2/√3। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। ठीक है? तो साइन थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास कोसेक थीटा की वैल्यूज आ गई। वेरी इजी। अब कोसेक थीटा हमें याद हो गया, रेसिप्रोकल हमने कर दिया उनकी वैल्यूज को। अब ऐसे ही जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होता है, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है? नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? सो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यूज भी आ गई। अब ऐसे ही कॉट थीटा क्या होता है? टैन थीटा का रेसिप्रोकल। सो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। सो ये हमारे पास कॉट थीटा की भी वैल्यूज आ गई। ठीक है? सो इस हिसाब से आपको ये टेबल पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, बिल्कुल आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि tan 30 की वैल्यू ये होती है, cos 45 की वैल्यू ये होती है। सो सारी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। टेबल कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे ये वैल्यूज आई हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है? साइन की वैल्यूज को आप उल्टे ऑर्डर में लिख दो, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? फिर टैन थीटा की वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, और ये बाकी की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको तो बस ये तो रेसिप्रोकल करके ही लिखनी है। ठीक है? सो ये आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यू नीड टू रिमेंबर इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है? So now let's solve a question. So friends, now let's solve one question based on the table we have discussed now. तो अभी जो हमने टेबल पढ़ी उसमें हमने इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमने पढ़ी। ठीक है? तो अब उस पे बेस हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होगा। अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, कब कौन से एंगल पे कौन सी रेशियो की क्या वैल्यू है। ठीक है? आपको वो टेबल पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो द क्वेश्चन इज,
इवेलुएट साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो देखो हमें बता दिया कि हमें इसको इवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये वैल्यूज पता है तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वैल्यू नहीं पता देन यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। सो आपको वो पूरी टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। सो दिस विल बी √3/2। ठीक है, इंटू कॉस 30। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, सो कॉस 30 डिग्री इज ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ठीक है, so इसकी भी 1/2 होती है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सो √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। आपको पता होगा जब रूट में हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रूट हट जाता है। सो √3 इंटू √3 आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 आ गया प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 होता है 1/4। 1 इंटू 1 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमिनेटर्स को ऐड कर सकते हैं, है तो डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर न्यूमिनेटर हम ऐड कर देंगे। सो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। सो 4 न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1। सो द आंसर इज 1। तो ये हमारा आंसर है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। बहुत ही इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आई वुड से ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस। सबसे इजी चैप्टर है। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता है, आपको वो टेबल अच्छे से याद है, अगर सारी वैल्यूज याद हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको वैल्यूज नहीं याद हैं तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। सो इट्स जस्ट कि आपको वो सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए, देन यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन विच वी हैव डन। और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, बस आपको टेबल में से जो वैल्यूज हैं उन्हीं का यूज होगा। आपको वो वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो इट्स नथिंग डिफिकल्ट, जस्ट you have to remember the complete table. Okay, so now let's discuss about the next topic of our chapter, which is trigonometric ratios of complementary angles. So friends, now let's discuss about the topic trigonometric ratios of some complementary angles. तो अब हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनको ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है तो वो एंगल्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, सो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ से आ गया, तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, नेम दे देते हैं इसको ABC, और जो राइट एंगल है वो B पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मान लो ये जो B एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। अब ये बाकी के जो दो एंगल्स हैं, एंगल A और एंगल C, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और हमें ये पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन में से एक एंगल तो 90 डिग्री होता है। तो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, अब बचा कितना, 90 डिग्री और बचा। तो ये जो एंगल A और C है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आएगा। इन दोनों का जो सम होगा एंगल A और एंगल C का, दैट विल बी 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा और प्लस ये 90 डिग्री है, तो 90 + 90 180 होगा।
ठीक है। इसीलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है और बाकी के जो दो एंगल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं क्योंकि उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, इसमें एंगल ए और ये एंगल सी, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सो एंगल ए एंड एंगल सी इज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। अब ये कैसे आया इसको हम समझते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पर cos A दिया हुआ है, तो cos A क्या होता है? किसी भी एंगल का cos थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज b बाय h। सो cos A, सो यहाँ पर भी जो cos A की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब देखो बेस क्या है? हम एंगल A की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एंगल A की बात कर रहे हैं। सो इस एंगल A के लिए बेस क्या होगा? इस एंगल के लिए बेस होगा AB। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AB बाय AC। ठीक है, सो cos A की वैल्यू आ गई हमारे पास AB बाय BC। ठीक है, तो cos A इट इज इक्वल टू AB बाय BC, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब यहां पर फिर हमें गिवन है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। अब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, ये 90 डिग्री माइनस ए ये कहां से आया? तो देखो हमें पता है कि जो एंगल ए और एंगल सी है, ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका सम कितना है? 90 है, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां से हमारे पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस ए। कैसे? आप यहाँ पर खुद देख सकते हो, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि यहां से हमारे पास जो एंगल C है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए। डिग्री माइनस ए। तो यहां से जब हम ए को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जब हम शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि हमें पता है एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हमें एंगल C की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 90 डिग्री में से अगर एंगल A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एंगल C आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। सो यहाँ से हमारे पास एंगल C की वैल्यू आ गई 90 माइनस ए। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ पर लिखा है साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए मतलब साइन ऑफ एंगल C, क्योंकि एंगल C की ही तो वैल्यू है 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए लिखा है, इसका मतलब साइन ऑफ एंगल C। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल C कितना हो जाएगा? देखो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए कितना है? इट इज इक्वल टू साइन ऑफ C। हम एंगल C की बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज इक्वल टू एंगल C। अब किसी भी एंगल का साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम एंगल C की बात कर रहे हैं, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज विल बी AC। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब AB बाय AC आ जाएगा। सो साइन C की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी AB बाय AC। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया AB बाय AC। ठीक है, सो ये मैंने लिख दिया साइन C की हमारे पास वैल्यू आ गई AB बाय AC। तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पर आप खुद नोटिस कर सकते हो इस चीज को कि cos A इट इज इक्वल टू AB बाय BC, और जो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए है मतलब साइन ऑफ C जो है इट इज ऑल्सो इक्वल टू AB बाय AC। मतलब cos ऑफ एंगल A इज इक्वल टू AB बाय AC
एंड साइन ऑफ एंगल सी इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी बाय ए सी। अब हमें पता है कि अगर कोई दो चीज किसी एक चीज के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कॉस ए भी ए बी बाय बी सी के इक्वल है और साइन ऑफ सी भी ए बी बाय ए सी के इक्वल है। इसका मतलब कॉस ए और साइन सी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये कॉस ए और ये साइन सी ये आपस में इक्वल होंगे। तो साइन सी की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि हमें पता है कि एंगल सी की वैल्यू है 90 डिग्री माइनस ए। तो हम साइन सी लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री माइनस ए। तो यहां से हमारे पास हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, विच इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cos A। तो ये हमारे पास हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कैसे आया है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने cos A की वैल्यू निकाली विच वाज इक्वल टू AB बाय AC। फिर हमने sin 90 डिग्री माइनस A की वैल्यू निकाली। sin 90 डिग्री माइनस A हम क्या है, वो एंगल C की ही वैल्यू है। तो साइन ऑफ एंगल C हमारे पास आया AB बाय AC। सो अब दोनों ए बी बाई ए सी के इक्वल है, इसका मतलब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल ए। ठीक है, सो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। अब ऐसे ही ये बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं। ठीक है, एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब बाकी के सारे बिल्कुल ऐसे ही हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब बाकी के भी देख लेते हैं। ये जो हमारा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये बिल्कुल इसको अपोजिट है इसका। यहाँ पर आप देख सकते हो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। तो जस्ट हमने इनको रिप्लेस कर दिया है, साइन की जगह कॉस लिख दिया, कॉस की जगह साइन लिख दिया। तो अगर आप ये फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्लेस करोगे, साइन और कॉस की जगह को अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास ये सेकेंड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर आप इसको रिप्लेस कर दोगे, tan की जगह कॉट लिख दो और कॉट की जगह tan लिख दो, आपके पास आपका फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सो tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉट ए और कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए होता है tan ए। ठीक है, ऐसे ही सेक और कोसेक, सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए होता है कोसेक ए और कोसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए होता है सेक ए। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। आई होप आपको ये समझ आ गया है एंड यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो this we have discussed our topic trigonometric ratios of some complementary angles. Now let's move on towards the last topic of our chapter, which is trigonometric identities. So friends, now let's discuss about the last topic of our chapter, which is trigonometric identities. तो अब हम trigonometric identities के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास टोटल 3 आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज आप बोल सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो कॉल देम फॉर्मूलाज। ठीक है, और ये आपको याद होनी चाहिए एंड देन यू हैव टू यूज देम इन द क्वेश्चंस। ठीक है, सो फर्स्ट आइडेंटिटी है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो कोई भी एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल है, यहाँ पर हमने एंगल a ले लिया है। ठीक है, तो कोई भी अगर हम एंगल की हम बात कर रहे हैं तो cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a, इन दोनों वैल्यूज को जब हम ऐड करेंगे इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी एंगल है, हमारे पास, हम मान लो हमारे पास एंगल a है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी, tan स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास sec स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड आइडेंटिटी है cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। मतलब कोई भी एंगल a है हमारे पास, तो cot स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी और cot स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी और उसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो हमारे पास cosec स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो आप इन आइडेंटिटीज को रीअरेंज भी कर सकते हो। रीअरेंज कैसे, मतलब देखो
ये जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, यहाँ से अगर मान लो मुझे cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इस sin स्क्वायर a को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, तो आप इन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन के हिसाब से रीअरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो मुझे इस आइडेंटिटी में से cos स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो इस sin स्क्वायर a को मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगी और ये बन जाएगा माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a। और अगर मान लो ऐसे ही मुझे sin स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो इस cos स्क्वायर a को मैं दोबारा राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूंगी, तो ये बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आप इनको रीअरेंज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ऐसे ही जो दूसरी आइडेंटिटी है, अगर मान लो उसमें से मुझे tan स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो इस 1 को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगी और ये बन जाएगा -1। ठीक है, अगर मुझे tan स्क्वायर a की चाहिए तो मैं इसको राइट हैंड साइड भेज दूंगी एंड दिस विल बी -1, sec स्क्वायर a -1। ठीक है, और मान लो ये जो थर्ड आइडेंटिटी है, इसमें से मुझे cot स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए तो ऐसे ही ये जो +1 है इसको मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगी, दिस विल बी -1। तो आप इन आइडेंटिटीज को रीअरेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लिया। यू हैव टू रिमेंबर देम। नाउ लेट्स सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व वन लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पहचानेंगे कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी है, कैसे हम उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इवैल्यूएट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर 9 sec स्क्वायर a आ रहा है और यहाँ पर 9 tan स्क्वायर a, तो 9 दोनों में कॉमन है, तो 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा sec स्क्वायर a माइनस ये बचा हमारे पास tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 9 कॉमन लिया और मेरे पास ब्रैकेट में आया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर मेरे को तुरंत दिमाग में क्लिक हुआ कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। कौन सी आइडेंटिटी? अभी अभी हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी और उसमें से एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि किसी भी एंगल a के लिए उसका जो sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a की जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। सो ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो हमें पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी। सो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। सो 9 इंटू 1 कितना होता है, 9 होता है। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। तो बहुत इजी है, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में जितनी भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस करे, जितनी भी वैल्यूज हमने पढ़ी, ठीक है, और जितनी भी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो विद दिस टॉपिक वी केम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। So friends, we have completed our chapter number 8 which was introduction to trigonometry। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 8 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। हमने सभी टॉपिक्स और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया और साथ में एक एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए। सो आई होप आपको सभी कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। और अगर फिर भी आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। So that's all for this video. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Till then, that's it. Thank you very much.